हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितेश चौहान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइंसकारी और आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं वाटर का पार्ट 2 सॉल्यूशन। तो हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है और उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को शुरू करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन पढ़ने से पहले दो टर्म को हम समझाना चाहेंगे। एक तो है कंपाउंड और दूसरा है मिक्सचर। ठीक है, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद ही हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहला नंबर चीज, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है। इट इज अ प्योर substance in which two or more elements are present in chemically combined फॉर्म। मेरे पहले वीडियो में उसमें हमने बताया था कि मैटर को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट है हमारा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस को फिर दो डिवाइड करते हैं, आपका एलिमेंट और कंपाउंड। तो कंपाउंड कुछ नहीं है, वो क्या है, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। और ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड फॉर्म में होता है, मतलब उनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल बॉन्ड से वो जुड़ा होता है, जिसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। उसके उलट अगर हम मिक्सचर की तरफ चलें तो यहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस है, यहाँ भी टू और मोर सब्सटेंस है, बट दे आर फिजिकली कंबाइंड नॉट केमिकली कंबाइंड। ठीक है, प्रेजेंट इन फिजिकल कॉम्बिनेशन नॉट अ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहां भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस है, यहां भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस है, लेकिन अंतर ये है कि यहां पे केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है और यहां पे क्या हुआ है, फिजिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये कि हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दिए ऑक्सीजन से, फॉर्म हो गया वाटर। तो जब हम वाटर का बात करते हैं तो वाटर एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन ये दोनों यहाँ पे अलग अलग नहीं है, ये लोग आपस में केमिकली कंबाइन हो चुका है, केमिकल रिएक्शन हो चुका है। और अब यहाँ पर वाटर में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये तभी अलग होगा जब यहाँ पे हम वापस से कोई रिएक्शन कराएं, सिंपल मेथड से ये अलग नहीं होगा। तो ये हमारा कंपाउंड हो गया। जबकि मिक्सचर में क्या होता है कि यहाँ भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे एक फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिए वाटर और उसमें ऐड कर दिए सॉल्ट, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे बस एक सॉल्यूशन बन गया जिसको हम कह सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को हम बहुत आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, मतलब वाटर और सॉल्ट को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल कॉम्बिनेशन है और ये हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन है। होपफुली ये आपको कंपाउंड और एलिमेंट का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहीं से एक और डिफरेंस कर सकते हैं कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आसानी से अलग अलग किया जा सकता है, जबकि कंपाउंड के कंपोनेंट को आसानी से अलग अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें रिएक्शन हो रहा है। तो अगर अलग करना है, सेपरेट करना है, तो वी रिक्वायर्ड अ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है एक फिक्स रेशियो में होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला बना हुआ है, एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो फॉर्मूला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। यहाँ पे मास का भी कुछ रेशियो, फिक्स रेशियो में ये लोग जुड़ता है, तब जाके कंपाउंड फॉर्म होता है। मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं है, नो फिक्स रेशियो, नो फिक्स्ड रेशियो।
जैसे हम पानी लिए और सॉल्ट लिए, तो हम कितना पानी लें कितना सॉल्ट लें, क्या ये प्री डिटरमाइंड है? नहीं है, कितना भी पानी ले सकते हैं, कितना भी सॉल्ट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नो फिक्स रेशियो इज प्रिक्वायर्ड, जबकि यहाँ पर एक फिक्स रेशियो चाहिए तभी ये रिएक्शन होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, एट रैंडम नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड डिफरेंस। ठीक है, पहला डिफरेंस किस तरह का प्रोसेस है, ये तो केमिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस है। दूसरा डिफरेंस इनका सेपरेशन, कि इसको हम सिंपली सेपरेट आउट कर सकते हैं विद अप्लाइंग सम फिजिकल मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ केमिकल मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं, सिंपली फिजिकल मीन्स से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक फिक्स रेशियो है, यहाँ पर कोई फिक्स रेशियो नहीं है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं, वो है कि यहाँ पर मिक्सचर retain all the properties of components। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर तैयार होगा, उसमें कंपोनेंट का सारा प्रॉपर्टी हमको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सॉल्ट सॉल्यूशन बनाए हैं, नमक डाल दिए पानी में, तो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन बना इसमें हमको नमक का प्रॉपर्टी दिखेगा। नमक का जो टेस्ट होता है, सॉल्ट का जो टेस्ट होता है, वो सॉल्ट का टेस्ट हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे, हमको फील होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सचर के अंदर जो प्रॉपर्टी होता है वो एलिमेंट, वो कंपोनेंट का ही प्रॉपर्टी हमको दिखता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जब वाटर बन गया तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोई प्रॉपर्टी रिटेन नहीं हुआ है, यहाँ प्रॉपर्टी रिटेन नहीं होता है, जबकि यहाँ पे प्रॉपर्टी रिटेन होता है। जैसे कि आप समझिए कि हाइड्रोजन इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस, इट इज एन हाईली इनफ्लेमेबल गैस, मतलब बहुत आसानी से इसमें आग लग जाता है। और ये क्या है, ये है कंबशन सपोर्टर, कंबशन सपोर्टर, ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है, जबकि हाइड्रोजन एक हाईली इनफ्लेमेबल गैस है। लेकिन ये दोनों कंबाइन होकर जब वाटर बनता है तो यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं दिखता, ना ही ये इन्फ्लेमेबल है और ना ही ये कंबशन का सपोर्टर, बल्कि उल्टा है, ये आग को बुझा देता है। तो यहाँ प्रॉपर्टी रिटेन नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे प्रॉपर्टी रिटेन हो रहा है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ये बात आपको समझना है, तभी आप सॉल्यूशन पे जंप करेंगे, उसके बाद आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो हम लोग अब बात करने वाले मिक्सचर का। तो यहीं पे हम एक और पॉइंट ऐड कर दे रहे हैं कि मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं होमोजीनियस और दूसरे को कहते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो हम लोग इस मिक्सचर को स्टडी करेंगे। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग अब आगे सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन के डेफिनेशन का कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन। तो इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग components, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, तो ये एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका? दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स का। नॉन रिएक्टिंग मतलब वो आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि अगर वो रिएक्ट कर गया तो वो मिक्सचर रहेगा ही नहीं सॉरी, वो क्या बन जाएगा? वो कंपाउंड बन जाएगा। तो इट शुड बी नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट, और दो या दो से ज़्यादा ले सकते हैं। दूसरा नंबर चीज़ हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो इस वर्ड पे आते हैं, ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो जैसा कि देखिए, मान लेते हैं एक कंटेनर है हमारे पास या फिर एक ग्लास है, और इस ग्लास में पानी भरा हुआ है। इट इज अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, और इसमें हम ऐड कर दिए सॉल्ट, नमक डाल दिए। ठीक है, सॉल्ट, शुगर कुछ भी डाल सकते हैं, और वो इसमें डिजॉल्व हो चुका है, घुल चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को, ये जो मिक्सचर तैयार हो गया है, इसको हम टेस्ट करते हैं, चखते हैं तीन जगह से।
एक सबसे टॉप से, एक कहीं बीच से और एक एकदम बॉटम से, 3 जगह से टेस्ट करते हैं, टॉप, मिडिल और बॉटम। और हम ऑब्जर्व करते हैं कि टेस्ट में क्या डिफरेंस है। अगर टेस्ट तीनों जगह सेम आया, एकदम एग्जैक्टली सेम आया, तो हम कहेंगे इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें थ्रू आउट द मिक्सचर कॉम्पोजिशन जो होता है यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। इसका मतलब है कि जितना कंपोनेंट यहाँ पर है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, हर जगह कंपोनेंट्स का अमाउंट सेम है। ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाला डेफिनेशन पूरा समझ में आ गया कि सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। उससे पहले तो ये समझना पड़ेगा मिक्सचर क्या है, तो अभी थोड़ा देर पहले ही एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। और कैसा, 2 या 2 से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। नॉन रिएक्टिंग वाला बात क्यों हो रहा है ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए मेरे पास अलग अलग कंपोनेंट होना चाहिए। तो इन कंपोनेंट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, एक को कहते हैं सॉल्यूट और दूसरे को कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट और दूसरा को कहते हैं सॉल्वेंट। जैसे अभी जो हम एग्जाम्पल लिए हैं उसमें मेरा जो सॉल्यूट है वो सॉल्ट है, इस सॉल्ट को हम कहेंगे क्या, सॉल्यूट। और ये जो पानी है H2O है, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब बात ऐसा है, जनरली जब हम सॉल्यूशन बोलते हैं तो मेरे दिमाग में कुछ लिक्विड का ध्यान आता है, लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड होगा, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो गैसेस भी हो सकता है। सॉल्यूशन किस टाइप का होगा वो पूरी तरह से डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे, कि सॉल्वेंट का फेज क्या है। और अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं इट इज द कंपोनेंट विच प्रोवाइड फेज टू द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन को फेज देता है। जैसे कि ये सॉल्यूशन किस फेज में, लिक्विड फेज में, और ये लिक्विड फेज में किसकी वजह से, तो ये वाटर की वजह से। तो वाटर का काम है सॉल्यूशन को फेज देना, तो यही सॉल्वेंट का भी काम होता है। सॉल्वेंट का डेफिनेशन हो जाएगा इट इज द कंपोनेंट विच प्रोवाइड फेज टू द सॉल्यूशन। और ये फेज 3 तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन का भी 3 टाइप हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन। तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना, लेकिन इतना बात समझना है कि सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज 3 टाइप का हो सकता है। यहीं पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, ये 3 तरह का हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसेस सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया सॉल्वेंट के टाइप पे। उसके बाद नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पे, ठीक है, सॉल्यूशन का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितना कंपोनेंट्स है वहां पे। जैसे कि अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 है, सिर्फ 2 का मतलब ये वाला एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब पानी और नमक, मतलब एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और जनरली यही पढ़ना होता है, इसी को कवर करना है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब 2 ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। 3 रहेगा तो टर्शरी, उसी तरह 4 रहेगा तो क्वाटरनरी, ऐसे चलते रहेगा। लेकिन हम लोग फोकस करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन पे। तो ये हो गया सॉल्यूशन का डेफिनेशन और उसका टाइप। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, समझ गए होंगे। एक और बात यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे कि जनरली सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पानी ज़्यादा अमाउंट में, तो जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको भी हम सॉल्वेंट कह देते हैं। लेकिन ये वाला डेफिनेशन उतना करेक्ट नहीं है। करेक्ट बात ये है कि सॉल्वेंट का काम है सॉल्यूशन को फेज प्रोवाइड करना, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। और आप ऐसा बोल सकते हैं इन अ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन द ग्रेटर अमाउंट और सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द मिनिमम अमाउंट, कम अमाउंट में होता है वो, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अब मूव करते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है।
कोई सॉल्वेंट है, पानी भी माना जा सकता है, ये पानी है, और इसमें हमको सॉल्यूट ऐड करना है, यहाँ से ऐड करना है सॉल्यूट। जैसे कि पानी है और पानी में हम इस बार शुगर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप खुद ऑब्जर्व कीजिए और समझिए इस बात को कि आपने एक कंटेनर पानी लिया और उसमें आप सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं 1 by 1, मतलब चम्मच से चम्मच, 1 चम्मच, फिर 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच शुगर ऐड कर रहे हैं और उसको स्टर भी कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। क्या ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलते रहेगा, मतलब हम शुगर डालते रहेंगे और वो शुगर उसमें ऐड होते रहेगा, डिजॉल्व होते रहेगा? तो जवाब है नहीं। एक टाइम आएगा उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं इसका मैक्सिमम कैपेसिटी अप्रोच हो चुका है। जो भी इस सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी था वो इसको मिल चुका है, अब ये और सॉल्यूट ऐड नहीं करेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, a solution in which no more solute can dissolve at a particular temperature, ठीक है, मेंशन कर दे रहे, लिख दे रहे हैं a solution in which no more solute can dissolve at a पर्टिकुलर टेम्परेचर। अभी पर्टिकुलर टेम्परेचर क्यों आया ये हमको समझना है, ये वाला बात क्यों आया इसी को हमको समझना है। जैसे कि ये वाला एक्सपेरिमेंट फिर से आते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि ये चम्मच से चम्मच शुगर डालते जा रहे हैं, नहीं घुल रहा है। एक टाइम आएगा कि उसके बाद शुगर घुलना बंद हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से गर्म करना स्टार्ट कर देंगे, इसको हीट करेंगे नीचे से, ठीक है, गरम करेंगे। हम गरम करेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि जो शुगर अब डिसॉल्व नहीं हो रहा था वो भी डिसॉल्व हो गया। तो एक टाइम आया कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, बन गया था, मतलब अब इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम उसको गर्म किए तो वापस से सॉल्यूशन क्या हो गया, अनसैचुरेटेड, मतलब अब डिसॉल्व हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इसका कैपेसिटी इंक्रीज कर जाता है, जो कैपेसिटी इसका होल्ड करने का है वो इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए हमको जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर हम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर भी मेंशन करेंगे, नहीं तो हुआ क्या कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कैपेसिटी आएगा। फॉर एग्जांपल इस टेम्परेचर का इस सॉल्यूशन का हमसे कोई कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी मतलब वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है कि कब इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार होगा। तो हम समझ रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कंडीशन ही बदल जाएगा, इसीलिए हमको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही इसको डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये डेफिनेशन मतलब पार्शियली करेक्ट हो जाएगा और कुछ हद तक ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एकदम सिंपल है कि उसका कैपेसिटी पूरा फुल हो चुका है। जैसे मेरा एक कैपेसिटी होता है खाने का, ठीक है, जब हम पूरा पेट भर खा लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि आई एम गेट सैचुरेटेड, हम पूरा सैचुरेटेड हो गए, अब हम एक्स्ट्रा नहीं खा पाएंगे। तो वैसे ही सॉल्यूशन ही बोल देता है कि अब मेरा जितना सॉल्यूट लेने का कैपेसिटी था हम ले चुके हैं, अब हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। हाँ, उसका कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। अब इसी से रिलेटेड दूसरा टर्म है वो है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है ये। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a given amount of solvent under particular टेम्परेचर।
ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल चीज़ है, समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन का कैपेसिटी फुल हो गया। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हो गया। अब इसी से रिलेटेड ये वाला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। मतलब क्या है कि सैचुरेटेड बनाने के लिए हमको कितना सॉल्यूट ऐड करना पड़ा। जैसे हम यहाँ पे चीनी डालते जा रहे हैं चम्मच से, तो कितना चम्मच चीनी डालने के बाद वो सैचुरेटेड हो गया, उस अमाउंट को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। लेकिन दिमाग लगाओ कि वो जो अमाउंट है वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करने वाला है। जैसे कि पहला तो वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा सॉल्वेंट लिए हैं। सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो अमाउंट भी चेंज करेगा। जैसे कि मान लेते हैं पानी लेंगे तो कुछ अमाउंट रहेगा, फिर अदर सॉल्वेंट ले लेंगे जैसे कि ऑयल ले लेंगे या कुछ और ले लेंगे, तो उसमें सॉल्यूट का अमाउंट चेंज होते जाएगा। तो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है कितना सॉल्यूट ऐड होगा। सारे सॉल्वेंट में इक्वली सॉल्यूट ऐड नहीं होगा। तो पहला तो एक नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया। दूसरा क्या हो गया कि उसका अमाउंट, सॉल्वेंट का अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या चीज़ है। तो अभी एक गिलास पानी है तो उसमें 10 चम्मच चीनी आया। ठीक है, 1 ग्लास पानी में 10 टेबल स्पून ऑफ शुगर डिजॉल्व हो चुका है। अगर हम 2 गिलास पानी ले लेते हो, 2 ग्लास ले लेते हो तो 20 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ टी स्पून वो भी तो बढ़ जा रहा है। तो क्या हम बोले, सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रहा है। तो ये तुम्हारा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हमको अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को क्या रखना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि इस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी डिफाइन करें तो हमको पहला चीज़ तो सॉल्वेंट को फिक्स रखना पड़ेगा। सॉल्वेंट चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे पानी ले लिए तो पानी ही, फिर ऑयल कुछ और नहीं ले सकते हैं। उसके बाद उसका अमाउंट को भी फिक्स करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ हम फिक्स करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ अगर फिक्स नहीं किए तो सॉल्युबिलिटी बदल जाएगा। जैसे वहाँ पे हम देख रहे हैं कि अमाउंट चेंज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो रहा है। दूसरा नंबर चीज़ ये समझाए थे कि टेम्परेचर भी फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। कैसे, ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तो ज़्यादा चीनी घुलने लगेगा। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। क्लियर है ये। तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी और ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझाने का बहुत सारा तरीका है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपका जो क्लासरूम है जहाँ आप पढ़ने कभी जाते होंगे, ठीक है, तो उस क्लासरूम का टोटल कैपेसिटी या मैक्सिमम कैपेसिटी 50 स्टूडेंट का है, कि वहाँ पे 50 स्टूडेंट बैठ सकता है आसानी से। ठीक है, अब जर्नी के हर दिन 50 स्टूडेंट आता होगा, कभी 40 आया, कभी 45 आया, कभी 30 आया। तो अभी क्या है कि क्लासरूम फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं है। लेकिन जिस दिन 50 स्टूडेंट आ गया तो हम बोलेंगे उस दिन क्लासरूम सैचुरेटेड हो चुका है। और उस क्लासरूम को सैचुरेटेड करने के लिए जितना स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी हो गया 50, और जब 50 आ गया तो वो हो गया क्या, सैचुरेटेड स्टेट। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये दोनों टॉपिक समझ में आ रहा होगा, ये दोनों आपस में इंटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम मूव करते हैं आगे। अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, वो होगा मेरा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो नंबर 1 हम बोल सकते हैं क्या, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्यूट लिए हैं, कौन सा सॉल्वेंट लिए हैं, उस पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। आप सॉल्यूट को भी चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज करेगा, और सॉल्वेंट को भी चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी चेंज होगा। ठीक है, सेकंड, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अगर पार्टिकल का साइज एकदम छोटा है तो सॉल्युबिलिटी उसका हाई होगा, लेकिन अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो उसको घुलने में टाइम लगेगा, वो आसानी से घुल नहीं पाएगा, तो उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड है टेम्परेचर, जो भी हम समझे कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। और फोर्थ है प्रेशर, जिसका बात हम थोड़ा देर में करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। नेचर, सॉल्वेंट, डिफरेंट सॉल्वेंट लेंगे तो अलग अलग सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्यूट भी बदलेगा तो सॉल्युबिलिटी बदलेगा। जैसे कि जितना चीनी घुल रहा है उतना नमक नहीं घुलेगा, चीनी का सॉल्युबिलिटी अलग होगा, नमक का सॉल्युबिलिटी अलग होगा, तो सॉल्यूट बदलने पर सॉल्युबिलिटी चेंज होता है।
ठीक है। साइज पे भी डिपेंड कर रहा, साइज छोटा करते जाएंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करते जाएगा। टेम्परेचर समझ चुके हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होगा। क्लियर है। और आखिरी है प्रेशर, इसको अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए और डिटेल में हमको एक टॉपिक समझना है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी कर्व। सॉल्युबिलिटी कर्व, तो ये ग्राफ है, इट इज अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर, नीचे टेम्परेचर लिया गया है इन डिग्री सेल्सियस और इधर दिखाया गया सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो हम ये समझ रहे हैं कि अगर मेरा इस तरह का एग्जाम्पल है, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, इस तरह का बात है। तो जनरली जो सॉलिड इन लिक्विड होता है, सॉलिड इन लिक्विड, मार्क माय वर्ड, सॉलिड इन लिक्विड, वहां पर क्या होता है कि इस तरह ग्राफ हमको मिलता है, ऐसा ग्राफ। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है। राइट साइड में टेम्परेचर बढ़ता है और ऊपर में सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, तो ये ग्राफ अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो जनरली आपको सारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाते मिलेगा। अगर कोई ग्राफ नीचे की तरफ जाता हुआ मिल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन वो एक्सेप्शनली एक दो ग्राफ हो सकता है। तो अगर वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी वहां पे घट रहा है। मोस्ट ऑफ द केस में आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, तो वो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व, ठीक है। तो होपफुली ये क्लियर है सॉल्युबिलिटी कर्व क्या है और सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग बात करेंगे अपना, ये हम बात किए सॉलिड इन लिक्विड का, अब बात करेंगे गैस इन लिक्विड का, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे आप। अभी बात किए क्या, सॉलिड इन लिक्विड, और फिर बात करना है गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटता है, उल्टा होता है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल फिर से पानी वाला लेते हैं, वाटर बार बार ले रहे हैं क्योंकि वाटर वाला एग्जाम्पल समझाना बड़ा ही ईजी होता है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पानी का टेस्ट मीठा होता है ना। और मीठा क्यों है, क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटी है। वाई, एज पर आवर फिजिकल प्रॉपर्टी प्योर वाटर शुड बी कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, लेकिन पानी में मीठा टेस्ट आ गया, इसका मतलब वाटर में कुछ डिजॉल्व है। क्या डिजॉल्व है, तो कुछ गैसेस डिजॉल्व है, और वही गैसेस उसको मीठा टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन फिर एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, हम पानी को बॉईल करते हैं। जब हम पानी को बॉईल करते हैं उसका टेस्ट फ्लैट हो जाता है। फ्लैट क्यों हो गया, क्योंकि अब उसमें गैस डिजॉल्व नहीं रहा। तो डिजॉल्व नहीं रहा क्यों, क्योंकि उसका सॉल्युबिलिटी घट गया। तो टेम्परेचर बढ़ाएं, उसको गर्म किए तो उसका सॉल्युबिलिटी घटा, इसीलिए वो सारे गैस को रिलीज कर दिया। तो हम बहुत आसानी से ये वाला इस एग्जांपल से हम याद रख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी घटता है, ठीक है। और यहाँ से उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से या फिर वाटर को बॉईल करने से उसका टेस्ट फ्लैट क्यों हो गया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन को आप यहाँ पे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेशर पे, तो यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट। सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रेशर बढ़ाएं तो फिर से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। बात हो रहा है गैस इन लिक्विड का। तो अगर कोई गैस है और उसको लिक्विड में डिसॉल्व होना है, और अगर हम ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा प्रेशर लगाएं तो उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगा। इसका एग्जाम्पल है आपका सोडा बोतल या फिर कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, CO2 गैस डिसॉल्व होता है। CO2 गैस, जब वो ढक्कन खुलता है तो CO2 गैस बाहर निकलता है, एफर्वेसेंस के साथ झाग निकलता है बाहर में। तो जनरली क्या किया जाता है कि CO2 गैस को हाई प्रेशर के साथ सील किया जाता है ताकि गैस उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। ऐसे तो CO2 का सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन जब हम हाई प्रेशर देते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उस CO2 का सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड के अंदर बढ़ जाता है, और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाने के कारण वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो प्रेशर रिलीज हो जाता है, और प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी घट जाता है,
ठीक है। तो ये वाला बात हमको अच्छे से समझना है कि सॉलिड इन लिक्विड में क्या है और गैस इन लिक्विड में क्या है। ये सारा बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू ही याद रख सकते हैं, ऐसे ये सबको याद रखना डायरेक्टली थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। चलिए तो अब बात करेंगे आगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ। कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। चाहे वो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हो, वहां पर एक रेशियो काम करता है, ऊपर में सॉल्यूट और नीचे में सॉल्यूशन, वहां पे एक रेशियो काम करेगा, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन क्या है, तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये पानी है और इसके अंदर हमको चीनी डालना है और इसके अंदर 20 चम्मच चीनी घुल सकता है। 20 चम्मच डाल देंगे तो सैचुरेटेड हो जाएगा और 20 चम्मच हो गया उसका सॉल्युबिलिटी। ये सारा बात समझ में आ चुका है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हम उसका 20 चम्मच नहीं डालते हैं, हम थोड़ा कम डालते हैं। मान लेते हैं हम 10 डाल रहे हैं, 15 डाल रहे हैं, हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम उसका फुल कैपेसिटी नहीं देते हैं उसको। तो कितना हम दे रहे हैं वो है कंसंट्रेशन, ठीक है। एक होता है फुल कैपेसिटी, जैसे वो स्टूडेंट वाला एग्जांपल दिए थे क्लासरूम वाला, कि एक क्लासरूम का कैपेसिटी 50 है तो 50 हो गया उसका सॉल्युबिलिटी। लेकिन अगर उस समय उस दिन क्लास में 40 स्टूडेंट आया तो 40 हो गया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज द एक्चुअल अमाउंट, जबकि सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। अब कंसंट्रेशन टर्म अलग अलग है, जैसे कि हमारे पास है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सारा कंसंट्रेशन टर्म है। अब कैसे लिखेंगे तो हम बता चुके, इट इज अ रेशियो ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन। तो ऊपर लिखना सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का क्या मास लिखना है, तो ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये परसेंटेज है तो इंटू कर देंगे 100 से। सिमिलरली आप लोग वॉल्यूम वाला फॉर्मूला फ्रेम कर सकते हैं कि ऊपर क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये दोनों का फॉर्मूला फ्रेम हो जाएगा। और ये फॉर्मूला याद नहीं करना, ये कंसेप्ट याद रखिए, तो ये फॉर्मूला अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला से रिलेटेड बुक में कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप न्यूमेरिकल बनाइए, बहुत आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे अब कुछ नहीं है, बस 2-4 डिफाइनिंग टर्म है, उन सब डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर काम हमारा हो जाएगा खत्म। सबसे पहला क्रिस्टल। तो क्रिस्टल क्या होता है, तो क्रिस्टल इज अ होमोजीनियस, इट इज अ होमोजीनियस सॉलिड, एक होमोजीनियस सॉलिड है, हैविंग अ डेफिनिट शेप या फिर ज्योमेट्री। एक ऐसा होमोजीनियस सॉलिड जिसका डेफिनेट शेप हो उसको हम कहते हैं क्रिस्टल। जैसे कि जब हम नमक उठाते हैं, नमक, तो उसका एक दाना होता है, नमक का दाना, चीनी का दाना, तो उस दाना को हम बोल सकते हैं वो क्रिस्टल है ना, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, वो एक होमोजीनियस सॉलिड है। होमोजीनियस समझ में आ गया, वो स्टार्टिंग में समझाए थे। तो होमोजीनियस सॉलिड है और उसका एक फिक्स डिफाइन शेप है, स्ट्रक्चर है, तो ऐसे सॉलिड को हम क्रिस्टल कहते हैं। और क्रिस्टल बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जब भी ये एशियन वाला वर्ड लास्ट में आ जाए, ये वाला सफिक्स अगर किसी चीज से जुड़ जाए तो इसका मतलब है प्रोसेस, उस काम को करने का प्रोसेस। तो किस काम को, तो क्रिस्टल बनाने के प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टल बनेगा कैसे उसको समझते हैं। तो क्रिस्टल बनाने के लिए सबसे पहले हमको तैयार करना पड़ता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहले आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना पड़ेगा। सैचुरेटेड मतलब उसका कैपेसिटी को फुल करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और उसका कैपेसिटी है 10 चम्मच, फुल हो चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। फिर अगला स्टेप, ये स्टेप नंबर 1 है, अगला स्टेप इसको गर्म करेंगे, हॉट करेंगे, ठीक है। तो गर्म करेंगे, तो मान लेते गर्म करके हम इसको कर दिए 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री कर देंगे तो अब ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा और ये और सॉल्यूट मांगेगा। तो मान लो कि अब ये 11 चम्मच ले रहा है, 11 चम्मच ले रहा है, 1 चम्मच और एक्स्ट्रा आ गया इसमें, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है, उसको गर्म किए और गर्म करके और सॉल्यूट ऐड कर दिए, ठीक है।
उसके बाद स्लोली इसको कूल डाउन करते हैं, स्लोली कूल डाउन करते हैं इसको, धीरे धीरे इसको ठंडा करते हैं। तो जब धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो तुम खुद दिमाग लगाओ कि अगर हम वापस से 25 पे आ गए 30 से, तो 25 पे इसके पास 10 रहना चाहिए, 30 पे 11 रह रहा, लेकिन 25 पे इसके पास 10 रहना चाहिए। तो वो क्या करेगा, जब वो 25 पे आएगा तो एक चम्मच जो घुल गया है वो बाहर निकल जाएगा, जो चीज़ घुला हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में निकलेगा। इस तरह से मेरा क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा, और इस प्रोसेस को कहेंगे क्या, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब कुछ कुछ और टर्म समझ लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन हो गया, क्रिस्टल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखिए, अगला प्रॉपर्टी है ई फ्लोरेसेंस। ठीक है, ई फ्लोरेसेंस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर किसी सब्सटेंस को, ठीक है, किसी सब्सटेंस को ड्राई एयर से पास कराया जाए, ड्राई एयर से पास कराया जाए, ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस को ड्राई एयर से पास कराया जाए तो वो क्या करता है, उसके पास जो भी वाटर कंटेंट होता है वो उस वाटर कंटेंट को लूज कर देता है। ड्राई एयर का मतलब है कि उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अभी जो एयर हमारे आसपास है वो मॉइस्चर से लोडेड है, उसमें मॉइस्चर भरा हुआ है, लेकिन इमेजिन करो कि उसमें सारा मॉइस्चर हम उड़ा दें तो वो बन जाएगा ड्राई एयर, और ड्राई एयर बहुत डेंजरस होता है, वो कहीं से भी मॉइस्चर को खींच सकता है। तो अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस यहाँ पे रख दें जिसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट .7H2 है, ये है, तो यहाँ पर ये जो 7H2 है इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्या करेगा, इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर वाटर वेपर एकदम नहीं है, तो जहाँ से वाटर मिलेगा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ बचेगा क्या, MgSO4। ठीक है, तो इस प्रोसेस में ये जो कंपाउंड है ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर दिया, किसको, इस ड्राई एयर को। तो इस फेनोमेना को कहते हैं ई फ्लोरेसेंस। यहाँ पे हम डेफिनेशन नहीं लिखा रहा है, डेफिनेशन आप खुद से फ्रेम कर लीजिएगा कि डेफिनेशन क्या होगा, कि इसमें व्हेन अ सब्सटेंस is exposed to dry air then it loses all its water of crystallization, this phenomenon is known as efflorescence। ठीक है, यहाँ पे H2O इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। यही चीज़ होता है गर्मी के समय। गर्मी के समय आपको पता होगा कि बहुत लोगों को लू लग जाता है, खास करके नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में एक गर्म हवा चलती है जिसको हम लू कहते हैं। तो लू कुछ नहीं है, वो ड्राई एयर है, इसमें मॉइस्चर बहुत कम है। अब ये बताए थे जहाँ से भी इसको मॉइस्चर मिलेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो किसी के बॉडी, हम लोग के बॉडी में 70% पानी है, तो ये बॉडी से भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर ये बॉडी से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया तो बॉडी में पानी की कमी हो जाएगा। अब अगर हम अच्छे से पानी वानी पी के रखे हैं, हाइड्रेटेड है, वेल हाइड्रेटेड है, तो हमको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे बॉडी में पानी का थोड़ा कमी है और ये पानी को खींच लिया ड्राई एयर मतलब लू, तो हम लोग इस कंडीशन को बोलते हैं कि बॉडी को लू मार दिया है, उसका तबीयत खराब हो जाता है। इसीलिए गर्मी के दिन में जब आप बाहर निकले तो पूरी तरह से हाइड्रेटेड होकर निकले, ताकि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्लियर। सेकंड है डेलिक्वेसेंस। ठीक है, डेलिक्वेसेंस क्या होता है, तो ये उल्टा है। जैसे यहाँ पे ड्राई एयर दी है, अब यहाँ पे हम ड्राई एयर नहीं देंगे, यहाँ पे हम मॉइस्ट एयर देंगे, मॉइस्ट एयर देंगे। ठीक है, मतलब वैसा एयर जो मॉइस्चर से लोडेड है। यहाँ 1% ही मॉइस्चर नहीं है, लेकिन यहाँ मॉइस्चर से लोडेड है। तो ये क्या होगा, जब हम इसको मॉइस्ट एयर देंगे तो ये सब्सटेंस ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली, जैसे कि मान लेते हैं LiCl है, ठीक है, या फिर MgCl2 है, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, MgCl2 है, तो ये मॉइस्ट एयर को में से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, एंड अल्टीमेटली डिसॉल्व इन इट, अल्टीमेटली डिसॉल्व इन इट। ठीक है,
पानी को वो एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। इसका एग्जांपल समझा रहे हैं, जैसे कि नमक कभी कभी बारिश के दिन में क्या होता है, थोड़ा सा गीला हो जाता है। अब नमक में पानी नहीं डाले लेकिन खुद पे खुद गीला हो गया। ऑब्जर्व करिएगा, घर पे किचन में रखा हुआ नमक गीला हो गया, तो कैसे? वो इसी फेनोमेना की वजह से हुआ है, डेलिक्वेसेंस की वजह से हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से कोई पूछेगा कि NaCl क्या डेलिक्वेसेंट है, तो बहुत लोग आंसर कर देंगे यस NaCl डेलिक्वेसेंट है क्योंकि नमक गीला हो जाता है। लेकिन ये जवाब गलत है, NaCl डेलिक्वेसेंट नहीं है। तो फिर नमक गीला क्यों हो रहा है? क्योंकि नमक के अंदर 100% NaCl नहीं है, नमक के अंदर कुछ इम्प्योरिटी मौजूद है एज ए MgCl2 एज ए LiCl, जो कि एक्चुअल में डेलिक्वेसेंट है। NaCl डेलिक्वेसेंट नहीं है, ये लोग डेलिक्वेसेंट है, और ये सब चीज़ सॉल्ट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से नमक गीला हो जाता है। अगर हम प्योर NaCl लेके आए तो वो फिर बारिश में गीला नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला टॉपिक क्लियर। थर्ड पे आते हैं। थर्ड है हाइग्रोस्कोपी। ठीक है, ये और ये एकदम सेम है। यहां भी हमको मॉइस्ट एयर देना है, लेकिन यहां पर डिजॉल्व नहीं होगा, बस एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। यहां क्या है कि एब्जॉर्ब करके डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक में एब्जॉर्ब करके डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक क्लियर। इसके बाद दो टर्म और आप देख लीजिए, एक है आपका फोर्थ ड्राइंग एजेंट, और फिफ्थ है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, दोनों का काम है वाटर को हटाना, किसी सब्सटेंस में से वाटर को हटाना। ड्राइंग एजेंट का भी काम वही है, पढ़ के ही समझ में आ रहा है। ड्राइंग एजेंट किसी चीज से पानी को सुखा देगा, ड्राई कर देगा, उसको ड्राई बना देगा। ठीक है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी वाटर को हटाएगा, हाइड्रेशन मतलब वाटर होता है, तो यहां से पानी हटाएगा। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहां पर एक फिजिकल प्रोसेस होगा और यहां पर केमिकल प्रोसेस होगा। मतलब यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट अप्लाई कर देंगे तो वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन ड्राइंग एजेंट में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कि जब हम नया नया बैग खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें देखेंगे छोटा सा पैकेट रहता है, सिलिका जेल बोलते हैं उसको, सिलिका जेल। तो जो सिलिका जेल है एक्चुअली में वो ड्राइंग एजेंट है, वो अंदर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो बैग को ड्राई बना रहा है, वहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन बात करें डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का एग्जांपल हो जाता है H2SO4। H2SO4 अगर कहीं किसी चीज पर डाल देते हैं तो वहां से केमिकली कंबाइंड वाटर को हटा देता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से, जैसे मेरे पास ग्लूकोज है और ग्लूकोज में हम डाल दिए हैं H2SO4 जो कि मेरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से सारे वाटर को हटा देगा बाहर और बच जाएगा सिर्फ कार्बन। एक तरह से हम बोल सकते हैं ग्लूकोज को जला देगा। तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो गया। ये केमिकल रिएक्शन डिहाइड्रेटिंग एजेंट केस में होता है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, फिजिकल प्रोसेस होता है, सिंपली वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सारा टर्म वाटर से ही रिलेटेड है, लेकिन ये हमेशा कंफ्यूज करते रहता है, इफ्लोरेसेंस क्या है, डेलिक्वेसेंस क्या है, डिहाइड्रेटिंग वगैरह वगैरह। तो हम उम्मीद कर रहे हैं ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, 2 बार देखिए कि समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है इस वीडियो को एंड करने का, तो अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।